भारतीय समाज जीएस पेपर 1 में आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का प्रभाव। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक ही बात है, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, और आज इसका पार्ट 1 रहेगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, है ना। हाँ, सीसैट वगैरह जीएस का तो जो भी है, आइए अंशिमा, सिद्धांत शुक्ला, चलिए। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं आप देख चुके हैं। आज हम लोग नया एक टॉपिक उठा रहे हैं, कौन सा? भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कम, है ना। इसमें कम से कृषि प्रधान ग्रामीण समाज सब तो विशेषता बता ही दिया, परंपरागत समाज ही तो वही था जो परंपरागत समाज की विशेषताएं बताए थे, है ना। तो जो भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव है, इसमें कम से कम एक सवाल और अधिक से अधिक 2 सवाल, किसी साल तो 3 सवाल तक आए। यहाँ से निबंध भी बहुत आए, है ना। निबंध जो है खास करके आप देखें तो युवाओं पर क्या प्रभाव है, भूमंडलीकरण का संस्कृति पर प्रभाव क्या है, सब पूछा गया है ना। चलिए अब कमेंट बंद कीजिए, कमेंट जरूर से ज्यादा से क्लास का मजा आपको ना। देखो प्रश्न क्या है, चलिए अब 2025 में वैश्वीकरण से 2 सवाल आए, है ना। कौन कौन देख सकते हैं आपके लिए? क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है, एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, है ना, कि क्या ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति, है ना, उसको उसी रूप में देखते हैं? जो क्लास में हैंडराइटिंग है पीडीएफ पढ़ के बेस बनाओ श्वेता सुमन, और जो क्लास में हैंडराइटिंग है वो क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है ना। अंतिम क्लास में जब यही पूछना है तो क्या कहा जाए? आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है क्या वैश्वीकरण का परिणाम? आज आप देखेंगे वैश्वीकरण के कारण एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ, उपभोक्तावादी, व्यक्तिवादी, भौतिकवादी मूल्यों की प्रधानता समाज पर है। तो क्या समाज में सिर्फ इसका परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति है? ये स्टेटमेंट ही अपने आप में अतिवादी है। इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ना। चलिए दूसरा सवाल देखिए, आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं, है ना, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं, है ना। जंक फूड, फास्ट फूड जो है इंडस्ट्री देखेंगे आज तेजी से बढ़ता जा रहा है, और खास करके स्विगी, जोमेटो, ऑनलाइन ये जो फूड डिलीवरी वाले कंपनीज आई है, इन्होंने क्या किया, और घर बैठे आपको पहले जंक फूड खाने के लिए बाहर जाना पड़ता था या बनाना, अब घर बैठे आप पेमेंट करें। और तो फास्ट फूड उद्योग क्यों बढ़ रहा है जबकि इतने हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यंग लोगों को हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ रही है? आप इसे कैसे देखते हैं? भारतीय समाज, भारतीय अनुभव से अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट करिए, है ना। तो 2 सवाल देखो, एक 10 नंबर का, मैं ये भी लिख देता हूं ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। 10 मार्क्स का यानी 150 शब्द का, और एक 15 मार्क्स का यानी 250 शब्द में आपको लिखना है ना। चलिए दूसरा सवाल देखिए, 2024 में कह रहा है वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास, अर्बन माइग्रेशन में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है? किसके लिए पूछ एवं इसलिए सवाल बनाने की कोशिश की, उसके डेवलपमेंट कर दी है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन से प्रभाव, मंडलीकरण अच्छे से आप समझ पाएंगे। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, एक बात क्लियर रखना है कि जब हम सोसाइटी सेगमेंट में हम जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए। जैसे कई बार प्रश्न आप उत्तर लिखते हैं लेकिन आपको अच्छा अंक क्यों नहीं आ पाता, उसके पीछे कारण है ना। जैसे प्रश्न की कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट 2 पार्ट होते हैं, है ना। ये लड़का आया और शुरू कर दिया, ये जब तक नहीं रहता है बैच में शांति रहती है। जैसे जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हैं, उस आंसर के 2 संदर्भ होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक को आप कहते हैं कॉन्टेक्स्ट और दूसरे को आप कहते हैं कंटेंट, है ना। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, किस दिशा में प्रश्न पूछा जा रहा है। और कंटेंट का मतलब जो भी उसका अंतर्वस्तु है, जो आप उसमें मैटर लिखते हैं, अंतर्वस्तु। सभी लोग कंटेंट के पार्ट पर लगभग एक रहते हैं, है ना। जो कॉन्टेक्स्ट है उसको आपको समझना है। जैसे वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, आप आर्थिक भूगोल में भी पढ़ते हैं, आईआर में भी आपने ग्लोबलाइजेशन की बहुत सारी बातें पढ़ी, है ना। तो जब हम भूमंडलीकरण को कई अलग अलग जगह पढ़ते हैं तो सोसाइटी में हमारा संदर्भ क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए। हम समाज पर जब प्रभाव पढ़ें तो सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव पर अधिक बल देना है ना। क्योंकि अगर हम देखें तो वैश्वीकरण को आप कई जगह पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण आप सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। कई बार आप आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वहां भी आप इसकी चर्चा, अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी ग्लोबलाइजेशन का आपको कई जगह जिक्र आता है ना। लेकिन जब आप सोसाइटी में पढ़ रहे हैं भारतीय समाज के खंड के अंतर्गत, तो हमें क्या सावधानी रखनी है, वरना कई लोग का उत्तर ही गलत हो जाता है ना। समाज पर टॉपिक का क्या नाम है, हमारे सिलेबस में लिखा क्या है, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, है ना। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो जब भी हम भारतीय समाज के अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे तो इसके सामाजिक सांस्कृतिक आयाम पर अधिक चर्चा करेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों पर, है ना। कई बार हम वैश्वीकरण की परिभाषा ही क्या दे रहे हैं, आर्थिक परिभाषा, है ना। और जो भूमंडलीकरण हमें पढ़ना है वह समाज खंड के अंतर्गत पढ़ना है। तो जब भारतीय समाज के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे, समाज के संदर्भ में, है ना। जैसे अगर आप देखिए भारतीय समाज पर अगर हम प्रभाव देखें तो 2 संदर्भ में आप देख सकते हैं।
भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। एक तो भारतीय समाज की संरचना पर, जो समाज को बनाते हैं, संरचनात्मक पक्ष पर, और दूसरे भारतीय समाज के संस्थागत पक्ष पर। जैसे आप संस्थागत पक्ष में हम कहें तो धर्म पर, संस्कृति पर, शिक्षा प्रणाली पर, विवाह भी एक संस्था है, बाजार एक संस्था है, राजनीतिक प्रणाली। तो जब हम भूमंडलीकरण के प्रभाव की चर्चा करते हैं तो वह संस्थागत पक्ष के अंतर्गत धर्म, संस्कृति, शिक्षा, विवाह, बाजार, राजनीतिक प्रणालियों पर जिक्र करते हैं, है ना। और जब समाज के संरचनात्मक पक्ष की बात करते हैं, जो समाज को बनाने वाली है, जैसे अगर हम कहें जैसे कृषक समाज, किसान, उस पर क्या प्रभाव है, जनजातीय समाज, भारतीय समाज, जाति व्यवस्था, हालांकि जाति को आप चाहें तो संस्थागत पक्ष में भी ज्यादा रख सकते हैं, जाति व्यवस्था, भारतीय समाज को बनाने में महिलाओं का योगदान है, तो महिलाओं पर प्रभाव पूछा, युवाओं पर प्रभाव पूछा, वृद्धों पर ऑलरेडी पूछ चुका है, बच्चों पर प्रभाव, चिल्ड्रन, ये सब भारतीय समाज को बनाने वाले संरचनात्मक पक्ष हैं, है ना। तो जब भी हम सोसाइटी के अंतर्गत अगर भूमंडलीकरण पढ़ रहे हैं तो समाज और संस्कृति पर पड़ने वाले समग्र प्रभावों के संदर्भ में ही हमें पढ़ना है। कई बार वैश्वीकरण की परिभाषा, उसका जो है वो आर्थिक परिभाषा लिखते हैं, लेकिन यहां पर आपको आर्थिक परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, है ना, कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं जीएस के किस सेगमेंट में है और उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है ना, उसके आधार पर हम पढ़ें उसको, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण का आशय क्या है। जैसे आपने देखा होगा पिछले 3-4 दशकों में दुनिया के विभिन्न समाजों, है ना, दुनिया के विभिन्न समाजों, राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक गतिशीलता और संपर्क क्या है, बढ़ी है। एक देश दूसरे देश के निकट भौगोलिक दूरी के बावजूद आए। सूचना, संचार, यातायात के त्वरित साधनों ने राष्ट्रों के मध्य भौगोलिक दूरी के बावजूद संपर्क को इतना बढ़ा दिया है कि एक देश में होने वाला परिवर्तन दूसरे देश को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो दुनिया के विभिन्न समाजों, राष्ट्रों के मध्य ये जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संपर्क बढ़ा है, इसी को व्यक्त करने वाली एक प्रक्रिया क्या है, भूमंडलीकरण। करण है, यानी एक प्रोसेस है। आज आप देखिए, एक देश में कोई भी हलचल, घटनाक्रम घटित होता है, वो दूसरे देश तक पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध है, पूरी विश्व व्यवस्था उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध है, ये दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध है, लेकिन संपूर्ण विश्व व्यवस्था पर उसका प्रभाव दिखता है। अमेरिका और चीन के मध्य अगर शक्ति संतुलन को लेकर कोई समस्या आती है तो पूरी विश्व व्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो आज एक देश में कोई क्रांति हो रही है, एक देश में सूचना संचार के क्षेत्र में कुछ नवीन चीजें देखी गई, एक देश में कोई फैशन, कोई ट्रेंड आया, उससे पूरी दुनिया धीरे धीरे क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो आज दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों, समाजों के मध्य ये जो एकीकरण बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जो संपर्क में वृद्धि हुई है, एक दूसरे पर जो प्रभाव क्षेत्र का विस्तार हुआ, इसी को व्यक्त करने वाली प्रघटना क्या है, भूमंडलीकरण। आज आप देखिए भारतीय समाज में हम भारतीयों का खान पान, रहन सहन, जीवन शैली, परिधान सब कुछ परिवर्तित होता जा रहा है। आज आप देखिए हम भारतीय अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाने जाते थे, हमारे यहाँ भाषाई विविधता थी, हमारे यहाँ भोजन, खान पान, त्योहार सभी के स्तर पर विविधता थी। लेकिन आज आप देखें तो आज कहीं ना कहीं विविधता के स्थान पर आपको समरूपता दिखाई पड़ेगी। जैसे भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी भाषा के बढ़ते वर्चस्व के कारण कई क्षेत्रीय भाषाओं की साख क्या है, घटी। आज आप देखिए युवाओं में ड्रेस को लेकर हम भारतीय अपने परंपरागत पोशाक को छोड़कर पश्चिमी परिधान को अपनाते जा रहे हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत का कोई एक सबसे लोकप्रिय परिधान, तो उसमें आप जींस कह सकते हैं, टी शर्ट कह सकते हैं, ये सब जो पश्चिमी पोशाक है। अगर भारत का कोई अगर महत्वपूर्ण, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई उत्सव त्योहार, हमारे यहाँ त्योहारों की विविधता थी, कहीं होली है, कहीं ओणम है, कहीं दशहरा है, कहीं दिवाली है, कहीं जो है कोई और त्योहार है। लेकिन आज पूरे भारतीय समाज में हैप्पी न्यू ईयर एक नया क्रेज आ गया है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, ये सब नए नए त्योहार जो है हमारे राष्ट्र में खास करके युवाओं में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। आज भारत के विभिन्न राज्यों में जो वहां के स्थानीय व्यंजन थे, खान पान की जो विभिन्न शैलियां थी, उसमें परिवर्तन आपको दिखेगा। हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों की अलग अलग भोजन थे, लेकिन आज पिज्जा, बर्गर, नूडल्स की संस्कृति हावी होती जा रही। हमारे यहाँ नृत्य की बहुत सारी विधाएं थी, कहीं पर मोहिनीअट्टम है, कहीं कथकली है, कहीं कथक है। आज पूरे भारत में आप देखिए तो हिप हॉप, कहीं ना कहीं डांस का कंटेम्प्रेरी। तो पूरे भारतीय समाज में एक नवीन परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। इन्हीं सभी परिवर्तन को व्यक्त करने वाली एक प्रक्रिया क्या है, भूमंडलीकरण। यानी भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों, समाजों के मध्य संपर्क में अत्यधिक वृद्धि होती है। कैसे संपर्क, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। एक देश में होने वाला परिवर्तन कई देशों को प्रभावित करता है। सामान्य तौर पर भूमंडलीकरण को हम एक आर्थिक प्रघटना मानते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में अगर हम देखें तो यह सिर्फ आर्थिक प्रघटना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन व विकास की एक प्रक्रिया है। आज आप देखिए कि सूचना संचार क्रांति के कारण, इंटरनेट के कारण आज पूरे दुनिया में कोई भी न्यूज जो है तुरंत वायरल हो जाता है, एक स्थान की समस्या दूसरे स्थान तक तुरंत पहुंच जाती है। और इन सब कारणों से आज लोगों में जागरूकता का स्तर बढ़ा है। तो भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों या समाजों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक संपर्क में वृद्धि हुई। मानो पूरी विश्व व्यवस्था एक वैश्वीकृत गांव के रूप में तब्दील हो रही है। जैसे आप देखिए पूरी दुनिया के देशों के मध्य भौगोलिक दूरी आज भी वही है ना, लेकिन सूचना और संचार के त्वरित साधनों के कारण आज राष्ट्रों के मध्य दूरी के बावजूद निकटता आ गई। आप अभी यहाँ हैं, अगले 4 घंटे में हो सकता है दुबई जाकर आप मैच देख सकते हैं, अगले 5 घंटे में, 5.5-6 घंटे में आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्रिकेट मैच का आनंद ले सकते हैं। तो ये जो है वैश्वीकरण, सूचना, यातायात, संचार, इंटरनेट के त्वरित साधनों ने क्या किया है, राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट ला दिया है। और इनसे क्या हो रहा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से प्रभावित हो रहा है। और इसी को व्यक्त करने वाली एक प्रघटना क्या है, भूमंडलीकरण।
आमतौर पर हम इसको एक आर्थिक प्रघटना मानते हैं। जैसे भूमंडलीकरण की आर्थिक परिभाषा कुछ और है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य श्रम, पूंजी, संसाधन, तकनीक, सेवा आदि का मुक्त एवं निर्बाध प्रवाह भूमंडलीकरण कहलाता है। ये कैसी परिभाषा, आर्थिक परिभाषा है। यहां हम पढ़ते हैं कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, घरेलू अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को व्यक्त करने वाली अवधारणा क्या है, भूमंडलीकरण। परंतु ये जो अवधारणा है, ये आर्थिक भूमंडलीकरण को बता रही है। भूमंडलीकरण के कई आयाम है, सामाजिक आयाम है, सांस्कृतिक आयाम है, आर्थिक आयाम है। और हम जब समाज खंड में पढ़ेंगे तो सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम या पक्ष पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। तो थोड़ी सी परिभाषा नोट करिए, है ना, लिखिए। जन्म दिवस सब दिवस था, इतना मनाया जाता था क्या रश्मिका सिंह? आज आपने क्या देखा है, गांव गांव में हल्दी की रस्म, लोग फेसबुक पर फोटो लगाने के लिए ऐसे, ठीक है, अच्छी बात है। आज बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी एक बड़ा सेलिब्रेशन की तरह होता जा रहा है। ये सब वेस्टर्न कल्चर है, हमारे यहां भी था, लेकिन वैसा उस रूप में नहीं था, है ना। ग्लोबलाइजेशन ने इसके पीछे मार्केटिंग सेंस भी है ना। चर्चा करते हैं हम लोग। लिखिए भूमंडलीकरण की पहले एक परिभाषा लिखिए। वैश्वीकरण, एक हेडिंग बना लो, भूमंडलीकरण वैश्वीकरण दोनों एक ही बात है। हाँ, लिखिए। विगत 3-4 दशकों में दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों समाजों के मध्य, दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों और समाजों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पहले लिख लो, सब कुछ बोल सकते हैं, बताएंगे क्या क्या बोलना है। दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों एवं समाजों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संपर्क व गतिशीलता में वृद्धि देखी जा रही है। संपर्क व गतिशीलता में वृद्धि देखी जा रही है। सूचना, संचार एवं यातायात के त्वरित साधनों ने, सूचना, संचार एवं यातायात के त्वरित साधनों ने, फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सूचना, संचार एवं यातायात के त्वरित साधनों ने राष्ट्रों के मध्य भौगोलिक दूरी के बावजूद निकटता व संपर्क में वृद्धि की है। भौगोलिक दूरी के बावजूद निकटता एवं संपर्क में अत्यधिक वृद्धि की है। एक देश में होने वाला कोई बड़ा परिवर्तन, एक देश में होने वाला कोई बड़ा परिवर्तन या घटनाक्रम, एक देश में होने वाला कोई भी बड़ा परिवर्तन या घटनाक्रम दुनिया के कई अन्य देशों को प्रभावित कर रहा है। दुनिया के कई अन्य देशों को प्रभावित कर रहा है। दुनिया के विभिन्न समाजों और राष्ट्रों के मध्य एकीकरण, दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों और समाजों के मध्य एकीकरण, संपर्क में वृद्धि, परस्पर निर्भरता आदि को व्यक्त करने वाली प्रघटना वैश्वीकरण कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके शाब्दिक दृष्टिकोण से, पहले पढ़, अभी कुछ सुन लो ना, फिर सवाल एक अरब दागना ना अनुराग शुक्ला, पहले अभी शुरू तो कर लो, समझ लो कुछ, तो अपने उत्तर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, शाब्दिक दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का आशय, अर्थ दुनिया के विभिन्न देशों के एकीकरण से है। शाब्दिक दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण का आशय दुनिया के विभिन्न देशों के एकीकरण से है। आमतौर पर भूमंडलीकरण को एक आर्थिक प्रक्रिया या प्रघटना के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर भूमंडलीकरण को एक आर्थिक प्रक्रिया या प्रघटना, फेनोमेना, इकोनॉमिक प्रोसेस और फेनोमेना के रूप में देखा जाता है। परंतु भूमंडलीकरण सिर्फ आर्थिक प्रक्रिया मात्र नहीं है, अपितु यह सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन व विकास की भी प्रक्रिया है। अर्थात भूमंडलीकरण के विविध स्वरूप या आयाम, डायमेंशन और एस्पेक्ट्स, अर्थात भूमंडलीकरण के विविध स्वरूप या आयाम हैं, जैसे आर्थिक भूमंडलीकरण, सांस्कृतिक भूमंडलीकरण,
आर्थिक भूमंडलीकरण, सांस्कृतिक भूमंडलीकरण, राजनीतिक भूमंडलीकरण आदि। आमतौर पर इसको हम ज्यादा क्या समझते हैं, आर्थिक प्रघटना, लेकिन सच्चाई क्या है कि भूमंडलीकरण के कई स्वरूप हैं, आयाम है। एक आर्थिक आयाम हो सकता है, सामाजिक आयाम हो सकता है, सांस्कृतिक आयाम हो सकता है, राजनीतिक आयाम हो सकता है। यानी अगर हम बात करें कि जो भूमंडलीकरण है ये विविध आयाम है, विविध स्वरूप या आयाम है, डायमेंशन, विमाएं, उसमें हम एक को कह सकते हैं आर्थिक भूमंडलीकरण, सामाजिक व सांस्कृतिक भूमंडलीकरण, राजनीतिक भूमंडलीकरण, है ना। ये सब डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो आपने समझा कि भूमंडलीकरण का मतलब क्या है। अगर हम कहें कि दुनिया के विभिन्न समाजों एवं राष्ट्रों के मध्य एकीकरण, परस्पर निर्भरता, संपर्क में वृद्धि को व्यक्त करने वाली एक प्रक्रिया है ना। तो दुनिया के विभिन्न, यही परिभाषा बोल रहे हैं, धैर्य रखिए, आदि यही लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि दुनिया के विभिन्न समाजों एवं राष्ट्रों के मध्य एकीकरण, परस्पर निर्भरता और संपर्क में वृद्धि को व्यक्त करने वाली प्रघटना क्या है, भूमंडलीकरण है। अब इसका आर्थिक आयाम कुछ और हो सकता है, राजनीतिक आयाम कुछ और हो सकता है, सांस्कृतिक आयाम। हमें सोसाइटी के अंतर्गत आर्थिक आयाम कम और सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम अधिक पढ़ने हैं। ये कॉन्टेक्स्ट का सदैव ध्यान रखना, वरना आप इकोनॉमिक्स के उत्तर, उसकी परिभाषा, उसके संदर्भ में समाज में उत्तर लिखाएंगे और नंबर कम पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि भूमंडलीकरण की आर्थिक परिभाषा है ना, इसकी एक आर्थिक परिभाषा जो आप अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आपने कई जगह पढ़ा होगा कि दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य पूंजी, तकनीक, श्रम, संसाधन, ये कैसी परिभाषा है, आर्थिक परिभाषा, संसाधन, सेवा आदि का मुक्त एवं निर्बाध, निर्बाध मतलब बाधा रहित, बिना बाधा के, बिना रुकावट के, मुक्त एवं निर्बाध, बाधा रहित प्रवाह को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण। एक परिभाषा आपने यह रखी है, भूमंडलीकरण कहा जाता है। एक परिभाषा हम अर्थशास्त्र में और भी ये भी पढ़ते हैं, है ना, कि घरेलू या स्थानीय अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, संबद्धता, जिसको आप एकीकरण को व्यक्त करने वाली प्रक्रिया भूमंडलीकरण कहलाती है। अब ध्यान रखना बच्चों, ये भूमंडलीकरण की कैसी परिभाषा है, इसलिए आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लिख दिया। ये आर्थिक परिभाषा है ना, चाहो तो करना, नोट कर सकते हो, है ना, लेकिन ये आर्थिक परिभाषा है। हमें कैसी परिभाषा लिखनी है, हमें जो हमने यहां पर लिखा है इसको दिखाना है कि दुनिया के विभिन्न समाजों, राष्ट्रों के मध्य संपर्क, है ना, एकीकरण, परस्पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। देखिए आप अमेरिका से बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, बहुत सारे भारतीय उत्पाद दुनिया के विभिन्न देशों में। तो आज विश्व की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता है, संपर्क वृद्धि है। कई भारतीय दुनिया के विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं, दुनिया के विभिन्न देशों की कंपनी आपके यहाँ काम आ रही है, यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, संपर्क में वृद्धि हुई है, माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, लाखों भारतीय जो है भारत से बाहर दुनिया के विभिन्न देशों में जॉब कर रहे हैं। तो ये इसको बताने वाली एक प्रघटना क्या है, भूमंडलीकरण। यानी भूमंडलीकरण दुनिया के विभिन्न समाजों और राष्ट्रों के मध्य बढ़ती हुई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिशीलता और संपर्क एकीकरण को व्यक्त करने वाली अवधारणा। और यही परिभाषा आप समाज वाले खंड में लिखेंगे, अर्थव्यवस्था में आप जो है वो लिखें, है ना। जैसे एक अवधारणा के रूप में भूमंडलीकरण शब्द कहां से आया, है ना। अगर हम देखें तो एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था थियोडोर लेविट। उन्होंने 1983 में एक रिसर्च पब्लिश किया और उसका शीर्षक का नाम उन्होंने दिया ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमीज, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का जो है ना वैश्वीकरण। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सबसे पहले भूमंडलीकरण की व्याख्या की। यानी भूमंडलीकरण की अवधारणा सबसे पहले उन्हीं के द्वारा दी गई। इनका नाम क्या है, थियोडोर, नोट करवाऊंगा, चिंता ना करो, थियोडोर लेविट। इन्होंने एक रिसर्च पब्लिश की, उसका नाम था ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमीज। और इसी में पहली बार यह टर्म इन्होंने रखा ग्लोबलाइजेशन। ये 1983 की बात है। पूरी दुनिया के स्तर पर अगर आप देखें तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया, है ना, वहां 1990 के दशक से पूरी दुनिया के स्तर पर देखी गई, लेकिन पश्चिम के देशों में 1960 के बाद से ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो लिखिए, नोट करिए, लिखिए, एक अवधारणा के रूप में, कंसेप्ट के रूप में, एक अवधारणा के रूप में, निर्बाध के ब्रैकेट में लिख दिया है, क्या है मतलब, बाधा रहित, बिना रुकावट के, 3 बार बोला भी था। लिखिए, एक अवधारणा के रूप में
भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग अमेरिकी अर्थशास्त्री, लिख देता हूं, थियोडोर लेविट के द्वारा एक अवधारणा के रूप में LEWITT है। नवीन सिंह, लेविट बोल रहा हो तो एच कैसे समझ रहे हो, है ना? जहां लिख रहे थे उसके नीचे लिखो। अरे भूमंडलीकरण की परिभाषा लिख रहे हो ना, उसी के नीचे लिखो। देखिए, एक अवधारणा के रूप में भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग अमेरिकी अर्थशास्त्री थियोडोर लेविट के द्वारा 1983 में पहली बार किया गया। देखिए, पश्चिम के समाजों में, पश्चिम के देशों में क्रिया, पश्चिम के समाजों में यद्यपि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया 1960 के दशक में ही प्रारंभ हुई, पूरी दुनिया के स्तर पर 90 के दशक से इसका अधिक विकास देखा जाता है। पूरी दुनिया के स्तर पर 90 के दशक से इसका अधिक विकास देखा जाता है। अब जैसे देखो, जो भूमंडलीकरण की अवधारणा है वो क्यों आई, आखिर इसका भी जैसे कुछ आलोचक है, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है ये कोई नवीन प्रघटना नहीं है, ये तो हर युग में होता रहा है और बहुत हद तक उनकी बात में सच्चाई भी है। क्या भूमंडलीकरण में यही तो होता है ना कि दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य सामाजिक आर्थिक संपर्क होता है? क्या आज से हजारों साल पहले भारतीय समाज का संपर्क दुनिया के अन्य देशों से नहीं था क्या, व्यापार को लेकर, सांस्कृतिक? तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कमोवेश हर युग में देखी गई है। यह बात और है कि सूचना, संचार, यातायात के त्वरित साधन, फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन पहले नहीं थे। जैसे हमारे यहां से मसाले लेकर जाते थे और यूरोप में लोग बेचते थे, अफ्रीका के तट से बहुत सारी चीजें आती थी, पूरी दुनिया, रेशम, चाइना और भारत से रेशम का जो है बड़ा एक व्यापार जो है आज से हजारों साल पूर्व होता था। तो दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संपर्क पहले भी था, परंतु पहले क्या था कि सूचना, संचार और यातायात के साधन सीमित थे। ऐसी स्थिति में यह संपर्क जो है वो बढ़ नहीं पाया। आज क्या है, आज आप अभी यहां बैठे हैं, अगले 4 घंटे में आप दुबई में होंगे। कहीं ना कहीं आज संपर्क बढ़ा है, फास्टर मोड ऑफ इंटरनेट के जरिए आप लाइव कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं रियल टाइम में। दुनिया के किसी भी भाग में कोई व्यक्ति, उससे तुरंत आप फोन के जरिए लाइव हो सकते हैं संपर्क। तो सूचना, संचार, यातायात के इन साधनों ने भूमंडलीकरण की गति को क्या कर दिया, तीव्र कर दी। तो जो कुछ आलोचक है वो कहते हैं कि भूमंडलीकरण जानबूझकर इन पश्चिमी देशों की जो आर्थिक दृष्टि से अग्रणी है उनकी एक साजिश रही है कि उनका दुनिया के बड़े बाजार पर नियंत्रण स्थापित करना था। ऐसी स्थिति में उन्होंने भूमंडलीकरण जैसी एक प्रघटना को जन्म दिया। जैसे आपने विश्व इतिहास तो पढ़ा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संपूर्ण विश्व व्यवस्था नवीन संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में बनी, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद पर रोक लगा, है ना? यानी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति पर रोक लगा और अब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं कर सकता था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एक वैश्विक संस्था आ गई। ऐसी स्थिति में जो पूंजीपति, शक्तिशाली, आर्थिक शक्ति संपन्न राष्ट्र थे, उनको क्या लगा कि दुनिया के अन्य देशों में अगर घुसपैठ नहीं किया, उनकी इकोनॉमी को प्रभावित नहीं किया, उनके रिसोर्स को अगर एक्सप्लॉइट नहीं किया तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको डेवलपमेंट अपना करना है तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करना है, एकीकृत कर दें। तो कुछ आलोचक क्या है वो कहते हैं कि भूमंडलीकरण इन पश्चिमी विकसित देशों की एक साजिश थी कि इन्होंने क्या किया, संपूर्ण विश्व व्यवस्था के केंद्र में अपने को स्थापित कर लिया और जो दुनिया के पिछड़े देश थे उनके बाजार पर नियंत्रण हेतु, उनके संसाधनों पर नियंत्रण हेतु, उनके श्रम या श्रमिकों पर नियंत्रण हेतु इन्होंने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को विस्तार दिया। और इस क्रम में, भूमंडलीकरण के क्रम में क्या हुआ कि विकसित राष्ट्र और क्या होते चले गए, विकसित और धनी, और जो निर्धन राष्ट्र थे वो क्या हो गए, गरीब होते चले गए, क्योंकि उनका रिसोर्स क्या कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया। ध्यान रखना, ये आलोचक कहते हैं, ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह बात सत्य है, कि जो मुट्ठी भर विकसित शक्तिशाली राष्ट्र है उन्होंने विश्व बाजार पर नियंत्रण करने के लिए, दुनिया के बाजार पर, संसाधन पर और श्रम शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए भूमंडलीकरण जैसी प्रक्रिया को विस्तार दिया। आज आप देखिए हमारे बाजार में पश्चिमी उत्पाद भरे पड़े हैं, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत की कंपनी है, कुछ अपवाद को छोड़ दे। हर क्षेत्र में आप देखिए दुनिया की अग्रणी अलग अलग देशों की कंपनियां हमारे यहाँ, चाहे गाड़ी, कार से लेकर, जहाज से लेकर, फ्रिज से लेकर, टीवी से लेकर, जूते से लेकर, परिधान से लेकर, हर क्षेत्र में आपको जो भारतीय कंपनियों के स्थान पर विदेशी कंपनियां क्या है, भारतीय बाजार में अधिक है। आज हमारे संसाधन का दोहन हो रहा है, भारत से ही कॉटन, सूती वस्त्र लिया जाता है और उस पर अमेरिकन कंपनी के द्वारा टैग लगाकर आप ही को बेच दिया जाता है। जो 300, 400, 500 रुपए की शर्ट, उस पर लेवाइस टैग लगते ही वो 4000, 3000, 5000 का हो जाता है। तो जो दुनिया के इस विकसित देश हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके बाजार, संसाधन और श्रम, जैसे श्रमिकों का, हमारे बाजार से, हमारे देश से जो युवा प्रतिभा है उनको वो फिल्टर करके अपने देश ले जा रहे हैं। आप देखिए एक आईआईटी में जो बच्चा पढ़ता है उस पर एक माँ बाप का खर्च 15-20 लाख रुपया फीस के क्रम में होता है। सरकार का खर्च एक आईआईटी के स्टूडेंट को पढ़ाने में 2.5 करोड़ रुपया है। भारत सरकार की रिपोर्ट पढ़ ले कि जो आप फीस देते हैं उसके अलावा पूरे आईआईटी के इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने का खर्च जो है एक छात्र पर 2.5 करोड़ रुपया आता है। और बदले में क्या होता है कि जब बच्चा अपना कोर्स कंप्लीट करता है, बाहर की कंपनियां कैंपस लगाती है और इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आपकी जो प्रतिभा आपके देश के काम आनी चाहिए थी उनको खंगाल कर अपने देश लेकर चली जाती है। हर अच्छे अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए आपकी प्रतिभा को ले जाती है और ये प्रतिभा वहां के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो जो आलोचक है वो क्या कहते हैं कि ये इनकी एक सुनियोजित चाल है
कि दुनिया के अन्य देशों पर, खास करके तीसरी दुनिया के निर्धन देशों पर या जो विकासशील अर्थव्यवस्था उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने उनके बाजार, संसाधन, श्रम आदि पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में भूमंडलीकरण जैसी प्रक्रिया को विस्तार दिया और इससे उनका एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट हुआ। यही कारण है कि जो धनी राष्ट्र हैं वो और धनी होते चले गए और निर्धन राष्ट्र गरीब। कुछ हद तक इस बात में सच्चाई है, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह सच्चाई नहीं है। क्या भूमंडलीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में विस्तार नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं उठ खड़ी हुई, कई तीसरी दुनिया के देशों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। लेकिन यह बात सही है कि जितना विकास इन देशों का हुआ, मुट्ठी भर विकसित राष्ट्रों का, उतना अन्य देशों का नहीं हुआ। तो जो भूमंडलीकरण का एक कॉन्टेक्स्ट है वो यह भी है, समझ पा रहे हैं? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत पश्चिम के देशों में हुई। जैसे ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट 1960s के डिकेड में ही आया, वैश्विक गांव के रूप में। पूरी दुनिया में भूमंडलीकरण को लोकप्रिय बनाने का 90 के दशक में भारत में भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कैसे आपने अर्थव्यवस्था में बहुत डिटेल पढ़ा है। 1990 तक आते आते हमारी अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी, लाचारी, हमें क्या करना पड़ा, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी 1991 को अडॉप्ट करना पड़ा, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण जैसी प्रक्रिया को विस्तार देने के लिए हम मजबूर थे और इस क्रम में भारत में वैश्वीकरण आया। तो पूरी दुनिया के स्तर पर वैश्वीकरण जो है वह 1960 के दशक में पश्चिम में पहली बार आया और पूरी दुनिया के स्तर पर 90 के बाद धीरे धीरे लोकप्रिय हुआ। तो जो धनी देश हैं, विकसित देश हैं, उनका विकास अधिक हुआ और अन्य देशों का उनके सापेक्ष में विकास कम हुआ। थोड़ा सा भूमंडलीकरण की विशेषताएं नोट करते हैं। नोट करिए, अब बताऊंगा हर बार हेडिंग क्या डालना है। इतना क्लास के बाद ये भी हर जगह बताना पड़ता है तो दुर्भाग्य है। इतना भी हमें समझ नहीं आता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहां पढ़ा रहा है। हर जगह अब हम बताएंगे कि हेडिंग ये डालो, बच्चों डिक्टेशन लिखो, जो बोर्ड पे लिखा है उसको नहीं लिखना है, उसको लिखना है। क्या ये यूपीएससी का बैच है? वाह, मतलब हर चीज आपको बताना है ना। हम छठे क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। लिखिए, हेडिंग बनाइए, वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण की विशेषताएं, गुण, क्या क्या ग्लोबलाइजेशन की फीचर्स हैं, क्या क्या आप देखते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं, है ना? क्या क्या ग्लोबलाइजेशन में आपको दिखता है? पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, एकीकृत हो रही है। एक वसुधैव कुटुंबकम वैश्विक गांव की संकल्पना पूरी दुनिया के स्तर पर देखी जा रही है ना? आज के समय में टीचर का ना को बीपी, डायबिटीज सब धर ले, जो क्राउड आ रही है ना, एक एक चीज बताइए कि ये लिखिए। अब आप, हंसी आती है, ये यूपीएससी का बैच है ना? और जो आप लोग के लिए एक अवेकनिंग अलार्म है, निकल लो, रैंक लगा लो, ऐसा ही आपको मिलेगा, है ना? ऐसा ही क्राउड मिलेगा, 12 लाख 13 लाख भीड़ रहेगा, फॉर्म 15 लाख, उस 15 लाख में फाइट 20,000 में है, 25,000 में, लिखवा लो स्टाम्प पैड पर मेरे से। कोई फाइट ही नहीं है, भीड़ है ना? तो ध्यान रखना, जो मैं कहता हूं कोई बना के नहीं कह रहा हूं, फाइट कहीं कुछ नहीं है ना? वो भीड़ दिखता है, खाली भीड़। फाइट 20-25,000 में भी नहीं है, मुश्किल से, है ना? तो यही स्वर्णिम दौर है, मार लो बाजी, रैंक लगा लो, है ना? ये भी बताना पड़ता है, कब लिखना है, कब नहीं लिखना है, क्या नोट करना है ना? ये भी बताना पड़ता है। ये तो हम क्या बता सकते हैं? नहीं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली की बात नहीं है, जहां भी, अरे यूपीएससी का मतलब सीरियस क्राउड होती है, थोड़ा तो आप परिपक्व हो। और उसमें भी जो लोग लास्ट बैच कह रहे हो, आप ही लोग कई कमेंट कर रहे हो कि सर आपका लास्ट है या एकादा सीसेट बचा हुआ, लास्ट बैच तक आते आते भी आपको ये समझ विकसित नहीं हो रही, मैं क्या कर सकता हूं, है ना? दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश की यही हालत है, हर जगह, दिल्ली से लेकर देहरादून तक, हर जगह। पहला क्या है, लिखिए, देखिए, वैश्विक संस्कृति की उपस्थिति, अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, सूचना संचार एवं यातायात के त्वरित साधनों की उपस्थिति, बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, व्यक्तिवादी, भौतिकवादी, दिखावे की संस्कृति की प्रधानता, क्या लिखा है, वैश्विक संस्कृति, ग्लोबल कल्चर, कॉस्मोपॉलिटन, पूरी दुनिया की संस्कृति आपको हर जगह दिखाई पड़ती है, खान पान, रहन सहन, तौर तरीके, है ना? अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण बता ही चुका हूं, सूचना संचार एवं यातायात के त्वरित साधन, आज आप देखिए गांव गांव इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना? मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी है किरण। बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, खाने पीने का कल्चर, है ना? घर बैठे भोगवाद, उपभोक्तावाद, आपको जो भी सामान चाहिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे आपको हर सामान डिलीवर हो रहा है ना? तो बढ़ता हुआ व्यक्तिवादी, व्यक्तिवादी व्यक्ति आत्म केंद्रित हो रहा है, सिर्फ अपने लिए जी रहा है, अपने लिए सोच रहा है ना? भौतिकवादी, समाज के स्तर पर भोग विलासिता, इन सब का प्रसार हो रहा है, दिखावे की संस्कृति, शो ऑफ कल्चर, है ना? ये सब जो है वैश्वीकरण के दौर में अधिक आपको दिखाई पड़ता है ना? लिखिए, लिख लिया, आगे बढ़े। इंटीग्रेटेड वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी विश्व व्यवस्था क्या है, एकीकृत है। तो लिखिए, एकीकृत विश्व व्यवस्था, लिखिए, बहुराष्ट्रीय या पारराष्ट्रीय
पारराष्ट्रीय मल्टीनेशनल एमएनसीज जिसको कहते हैं, या टीएनसी ट्रांसनेशनल। एमएनसी का मतलब सभी आप लोग जानते ही होंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस। ट्रांसनेशनल एक राष्ट्र से अलग दुनिया के ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस या कंपनीज। पारराष्ट्रीय निगमों कंपनियों की वैश्विक उपस्थिति, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। जिनको सवाल पूछना है अंतिम तक धैर्य रखें। जैसे आप देखें, एग्जाम्पल लिख देता हूं, आप सभी जानते ही हो। जैसे गूगल क्या है जी, एमएनसी है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटेल, ये सब क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी है, एक से अधिक दुनिया के देशों में इसकी उपस्थिति है। है ना? पारराष्ट्रीय निगम, बहुराष्ट्रीय निगम, बहुराष्ट्रीय पारराष्ट्रीय निगम। आज आप देखिए, लिख लिया। और दो चार फीचर देखिए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों, एनजीओ आदि की वैश्विक उपस्थिति। पश्चिमी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली, खान पान, उत्सव आदि का अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रसार। अंतरराष्ट्रीय प्रवसन, इंटरनेशनल माइग्रेशन। वृद्धि, मॉल कल्चर, ई कॉमर्स, सेवा क्षेत्रक उद्योगों का अत्यधिक विकास। बहन भाई सब पढ़ लो जरा, काम आ जाएगा। नहीं तो बाद में कोई बहन और भाई काम नहीं देता है। यूपीएससी के हॉल में आदमी को जब प्रश्न नहीं लिख पाता है तो वो मलाल याद दिलाता है कि हमने कहां गलती की। हाँ, बीच बीच में गुरुजी को भी मस्का मार दिया करो, बटर लगा दिया करो, गुरुजी खुश हो जाएगा, है ना? अरे भैया, जीवन बीत गया यही सब करते करते, और कुछ नहीं कर पाए जीवन में, है ना? ओके, हो गया, बहुत अच्छा। अब वैश्वीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हम लोग अलग अलग संस्थाओं पर, संरचनाओं पर, है ना, उस पर देख लेते हैं, है ना। सबसे पहला एक हेडिंग बना, टीएनसी ट्रांसनेशनल, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में। उत्तम। ट्रांस मतलब एक राष्ट्र के पार दूसरे राष्ट्र में, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। कई बार मैं कहता हूं कि एग्जाम देने से भागो मत, जाओ एग्जाम में। उस हॉल में जो दबाव आदमी को झेलता है ना, वो आने वाले समय के लिए बहुत काम करता है ना। चलिए, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, संकल्प से बंदे करवा दोगे लग रहा है, कमेंट बंद ही हो जाएगा, समझ रहा हूं। मॉल कल्चर, ई कॉमर्स, सेवा क्षेत्र उद्योग, समझते हैं। ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन, पूरी दुनिया में ई कॉमर्स का ट्रेंड जो है ग्लोबलाइजेशन ने सेटअप किया। आगे लिखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आदि या आधारित उद्योगों का विकास। वर्ग व्यवस्था का के प्रचलन में वृद्धि। राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, नवीन मध्यम वर्ग का उदय। नगरीकृत आबादी की प्रतिशतता में वृद्धि। अब एक एक करके सब सेगमेंट को उठाते हैं, है ना।
वर्ग व्यवस्था, जैसे वर्ग क्या है जी, एक आर्थिक संकल्पना है, कल भी पढ़ा रहा था जाति से वर्ग में। तो आज पूरी दुनिया के स्तर पर वर्ग व्यवस्था का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। वर्ग व्यवस्था का मतलब जहां पर आय के आधार पर लोगों को विभाजित किया जाता है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, है ना। यानी अगर आपकी बहुत अधिक आय है, कम आय है, उसके आधार पर। तो वर्ग व्यवस्था का प्रचलन पहले भी रहा, लेकिन वैश्वीकरण ने क्या किया, इसको और विस्तार दिया। नवीन मध्यम वर्ग, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, क्या है आगे इस पर और डिटेल से पढ़ेंगे संक्षेप में। जो महानगरों में निवास करता है, जो अंग्रेजी बोलता है, जिसमें उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, सर्विस सेक्टर में कार्यरत है ना। तो पहले मध्यम वर्ग हम कहते थे किनको, जो नौकरी पेशा था, और विशेषकर सरकारी नौकरी, जो पश्चिमी आधुनिक शिक्षा जिसके पास थी, है ना, जो नगरों में रहता था। आज एक राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, ग्लोबलाइजेशन ने एक नवीन मध्यम वर्ग को जन्म दिया, जिसमें उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है। पैसा हो ना हो, टीवी खरीदना है, ईएमआई पर बैंक से लोन लेंगे। पैसा हो ना हो, घर खरीदना है, क्या किया जाएगा, सैलरी आएगी, होम लोन ले लिया जाएगा। पैसा हो ना हो, कार खरीदना है, जो कि दिखावे की संस्कृति है, नीड भी है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि नीड नहीं है, आज आवश्यकता है। कल तक जो चीजें लग्जरी हुआ करती थी, धीरे धीरे समय के प्रवाह के साथ वो क्या है, आवश्यकता है। पहले किसी के घर में टीवी हुआ करता था या एसी, तो लोग कहते थे बड़े धनी लोग हैं। लोग हवाई जहाज से चलते थे तो लोग कहते थे, या ट्रेन में एसी क्लास में चलते थे तो लोग कहते थे बड़े पैसे वाले। आज के समय में एसी लग्जरी नहीं है, वो नीड है, नेसेसिटी है, आपकी आवश्यकता है ना। यानी जो नवीन मध्यम वर्ग है, जो महानगरों में केंद्रित है, जिसमें पश्चिमी जो आधुनिक शिक्षा से प्रचलित है, जो अंग्रेजी बोलता है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंस, तमाम इन क्षेत्रों में कार्यरत है, जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से युक्त है, ये वैश्वीकरण के अंतर्गत इनका राइज सबसे ज्यादा हुआ। ये जो नवीन मध्यम वर्ग है, ये खाने पीने की संस्कृति, उपभोक्तावादी दिखावे की संस्कृति से अधिक, पैसा है नहीं लेकिन मोबाइल क्या चाहिए, आईफोन, तो क्या किया जाएगा, सैलरी तो आएगी, ईएमआई पर ले लेते हैं। दिखावा है, बार बार जो है लोगों को निकाल निकाल कर आईफोन जो है घुमा फिरा कर, शो ऑफ कल्चर, नीड नहीं है लेकिन कई बार दिखाना भी जरूरी है। तो आज वैश्वीकरण के दौर में आज बाजार अर्थव्यवस्था का अत्यधिक प्रचलन हुआ है, और मार्केट इकोनॉमी ने क्या किया है, लोगों को खर्च करने की प्रवृत्ति को विस्तार दिया है। क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था, अगर खर्च ही नहीं करोगे तो बिक्री नहीं होगी, कैसे पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी, है ना। तो आगे लिखिए, अगली विशेषता, नगरीकृत आबादी। अधिकांश आबादी वैश्वीकरण के दौर में किधर शिफ्ट हो रही है, नगरों की तरफ, है ना। हालांकि हमारे यहाँ कम है ना, जब हम लोग नगरीकरण पढ़ेंगे वहीं और आएगा। लिखिए, बाजार अर्थव्यवस्था आदि का अत्यधिक विकास, उदार लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि उपलब्धता, हो गया। ये सब फीचर है, आगे आप अलग अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे इसके इंपैक्ट। सबसे पहले संस्कृति पर सवाल बहुत है, संस्कृति पर प्रभाव। नवीन मध्यम वर्ग आगे मिलेगा, अभी आएंगे मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव है, अलग से करवाएंगे मनोज कुमार, है ना। अभी तो संक्षेप में बताया है, सब आप पढ़ेंगे आगे, है ना। अभी तो सिर्फ ओवरऑल लिखा है आपने, एक एक सेगमेंट आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछ रहा है यहाँ। एक हेडिंग बनाओ, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर, खास करके इंडियन कल्चर पे ज्यादा देखते हैं, या कल्चर पर ओवरऑल पहले देखो फिर इंडियन। संस्कृति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, है ना। जब पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे कौन सा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, संस्कृति से दो तीन सवाल देख लो तब हम लोग। स्पेसिफिक कल्चर से जो पूछा है, जैसे एक देखिए सवाल है, क्या भारत में विविधता, है ना, भारत में विविधता, सांस्कृतिक विविधता भी है, बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है, पहला। दूसरा एक शानदार सवाल है, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं, चर्चा कीजिए। और तीसरा क्या है, आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक सामांगीकरण को बढ़ावा देता है। यहां से क्वेश्चन बार बार बन रहा है ना, और आगे बनेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशेषताएं मजबूत हो गई है। देखो, तीन चार सवाल यहां से कल्चर से है। एक देख लीजिए, वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया है। चलते हैं, संस्कृति पर प्रभाव क्या है उसको अलग अलग आयाम में आप समझ सकते हैं, है ना। जैसे संस्कृति पर प्रभाव से संबंधित कुछ अवधारणा आप देखिए। पहला को हम कहते हैं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, कल्चरल इंपीरियलिज्म। इसी का एक परिणाम है जिसको हम कहते हैं नव उपनिवेशवाद। समझो अच्छे से वरना दिमाग से निकल जाएगा कमेंट करने के क्रम में। नियो कॉलोनियलिज्म, सांस्कृतिक सामांगीकरण या समरूपता, कल्चरल होमोजेनाइजेशन,
सांस्कृतिक संकरण, कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। आराम आराम से। देखो कंसेप्ट से सवाल बना रहा है कल्चर पे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कंसेप्ट को समझ लो। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, कल्चरल इंपीरियलिज्म या नव उपनिवेशवाद, नियो कॉलोनियलिज्म, सांस्कृतिक सामांगीकरण या समरूपता, एकीकरण भी कह सकते हो, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, अंग्रेजी भी जान लो। हो गया? सांस्कृतिक संकरण, कुछ अच्छी भी अवधारणा संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं। बहुसंस्कृतिवाद, मल्टी कल्चरलिज्म, एक कंसेप्ट है भूस्थानीकरण, उसको भी यहां आप जोड़ सकते हैं। ग्लोकलाइजेशन, भूस्थानीकरण, हो गया। चलिए सबसे पहला क्या है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। क्या है साम्राज्यवाद? तो आप सभी समझते हैं, जैसे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति पढ़ा है इतिहास में कि साम्राज्यवाद में क्या होता था कि एक देश अपनी प्रभाव क्षमता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे देश को प्रभावित करता था, है ना। और साम्राज्यवाद का ही परिणाम क्या था? उपनिवेशवाद, है ना। जैसे भारत में पहले साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के तहत ब्रिटिश आए और बाद में उन्होंने भारत को क्या किया? अपनी कॉलोनी बना ली, है ना। तो जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है वह आज वैश्वीकरण के दौर में एक नए स्वरूप में देखी जा रही है। जैसे संस्कृति में ही उत्पाद भी शामिल है। आज विकसित देश की संस्कृति पूरी दुनिया के बाजारों पर हावी होती जा रही है। संस्कृति के नाम पर दुनिया के अन्य देशों की संस्कृतियों को विकसित देशों की संस्कृतियों के अनुरूप ढाला जा रहा है, क्योंकि जो विकसित देश हैं उनकी संस्कृति ही श्रेष्ठ मानी जा रही है, जो अन्य देश हैं उनकी संस्कृति क्या है? कमतर मानी जा रही है। आज सांस्कृतिक साम्राज्यवाद यानी संस्कृति के नाम पर दुनिया के विकसित देश अपनी संस्कृति, अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपनी भाषा, अपनी जीवन शैली से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि भाषा के क्षेत्र में अंग्रेजी का बढ़ता हुआ वर्चस्व, खान पान, उत्सव, त्योहार, हर क्षेत्र में आपको पश्चिमी संस्कृति इन्हीं की अधिक पूछ दिखाई पड़ती है। तो जो संस्कृति के नाम पर साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है, मतलब कि जो विकसित देश हैं उनकी संस्कृति पूरी दुनिया के मंच पर संस्कृति के श्रेष्ठता के पैमाने में ऊंचे स्थान पर, यानी इनकी संस्कृति है तो वह श्रेष्ठ होगी। तो आज उस वैश्वीकरण के दौर में जो पश्चिमी रहन सहन है, खान पान है, परिधान है, जीवन शैली, वह एक ग्लोबल एक स्टैंडर्ड के रूप में सेट कर दिया गया है और संस्कृति के नाम पर साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विस्तार हो रहा है। यही इसी का परिणाम क्या है? नव उपनिवेशवाद। जैसे आप देखिए आज कहने को हर देश स्वतंत्र है, परंतु सच्चाई क्या है कि हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को जकड़ रखा है इन विकसित देशों की कंपनियों ने। आज एक दिन के लिए तकनीक पर बढ़ती निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है कि मान लीजिए इंटरनेट के लिए अगर हम लोग सभी स्मार्टफोन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म किसका है? गूगल का है। मान लीजिए कल को कोई ऐसा बग फिक्स कर दिया जाए जिससे कि इंटरनेट से कनेक्टेड सारे फोन डिस्टर्ब हो जाए, ये जो डिपेंडेंसी हमारी है वह घातक होती जा रही है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को कमजोर करते जा रहे हैं और दुनिया के अन्य देशों के हम उपनिवेश के रूप में, उनके लिए हम बड़े बाजार के रूप में ढलते जा रहे हैं। यानी पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीय बाजार को अपनी चपेट में ले रखा है, उस पर इतना नियंत्रण बना रखा है कि हमारी बाजार अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। यानी संस्कृति के नाम पर साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विस्तार दुनिया के मुट्ठी भर विकसित देशों का दुनिया के स्तर पर प्रभावी उपस्थिति देखी जा रही है। मानो कि हम उनके उपनिवेश की तरह है, हमारी डिपेंडेंसी, उनकी डिपेंडेंसी हम पर है, हमारी भी उन पर है, लेकिन कहीं ना कहीं तकनीक के लिए, पूंजी के लिए, कौशल के लिए हमारी निर्भरता उन पर क्या है? अधिक है। और ऐसी स्थिति में यह हमारे लिए चिंता की बात है कि कल को यह बढ़ती हुई निर्भरता हमें इनका गुलाम अधीन न बना दे। यानी उपनिवेशवाद का एक छद्म दौर है, नव उपनिवेशवाद। कि आज कहने को हम फ्री है, प्रत्यक्ष कंट्रोल इनका नहीं है, लेकिन कई बार हमारे आंतरिक मामलों में यह हस्तक्षेप करते रहते हैं। देख लें आप अमेरिका पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करता रहता है। आप इससे ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं कर सकते। देख लो रूस से तेल को लेकर आज विकसित देशों की कंपनियों का संस्कृति के क्षेत्र में एकाधिकार है, एक छत्र राज्य वर्चस्व है। और नव उपनिवेशवाद वैश्वीकरण के दौर में हम इनकी संस्कृति, इनके प्रोडक्ट, इनके रहन सहन, इनकी जीवन शैली के इतने एडिक्ट हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी प्रथा, अपनी परंपरा, अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को दरकिनार करते जा रहे हैं। आज आप देख लें युवाओं में पश्चिमी संस्कृति का बढ़ता हुआ क्रेज, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारी निर्भरता इन पर अधिक है। ये समस्यादायक है, कहीं ना कहीं यह दुनिया के स्तर पर यह खतरा है कि आपकी धीरे धीरे संस्कृति, हमारी गौरवशाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा रही है, लेकिन धीरे धीरे हमारी संस्कृति में विकृति आने लगी है। हम अपनी संस्कृति से कटते जा रहे हैं, विशेषकर युवा। हम अपने आने वाले बच्चों को क्या समझाएंगे जो अगर हम ही संस्कृति से कट जाएंगे? तो पूरी अगर हम देखें तो विश्व व्यवस्था में वैश्वीकरण के कारण संस्कृति के नाम पर विकसित देशों की संस्कृति स्थानीय देशों पर थोपी जा रही है। कल तक स्थानीय संस्कृति अपने
संस्कृति के लिए जानी जाती थी, आज आप क्या देखेंगे कि वहां पर विदेशी संस्कृति की छाप है। उदाहरण के रूप में भारत में खान पान, रहन सहन से लेकर हर चीज जो है वह पश्चिमी संस्कृति के अनुरूप है। आज आप देखिए, आप जूते विदेशी पहन रहे हैं, हमारे यहाँ कपड़े लत्ते, खान पान, उत्सव त्योहार, भाषा, सब कुछ पश्चिमी संस्कृति के अनुरूप हमारे यहाँ तेजी से परिवर्तित हो रहा है। तो जो संस्कृति के नाम पर साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विस्तार हो रहा है, इसका लाभ किसको मिल रहा है? पश्चिमी देशों को। हमारी भारतीय भाषाएं क्या खराब है? लेकिन आज अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व के कारण कई भारतीय भाषाएं क्या हो रही है? विलुप्त होती जा रही है ना। और कई बार ये हमें बर्गेन भी करते हैं, हमारी निर्भरता इन पर इतनी अधिक है कि वे हमें बीच बीच में हमारे ऊपर शिकंजा कसते रहते हैं। तो संस्कृति के साम्राज्यवाद के अंतर्गत विकसित देशों की संस्कृति पूरी दुनिया पर हावी होती जा रही है, वही एक स्थापित संस्कृति का पैटर्न के रूप में अंतरराष्ट्रीय मंच पर हावी होता जा रहा है। और ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को बताता है। यहां से प्रश्न बहुत बन रहा है, यहां से, है ना। नव उपनिवेशवाद लिखिए, पहले सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के बारे में एक दो लाइन लिखिए। लिखिए, पहले थोड़ा हेडिंग बनाइए। वैश्वीकरण ने संस्कृति के, वैश्वीकरण ने, ऐसे लिखिए, दुनिया के विभिन्न देशों, संस्कृतिकरण, सॉरी, वैश्वीकरण ने दुनिया के विभिन्न देशों की संस्कृतियों को गहराई से प्रभावित किया है, गहराई से प्रभावित किया है। कि दुनिया के शक्तिशाली एवं धनी विकसित राष्ट्रों ने, आ रहे हैं गोलू यादव, धैर्य रखो, शक्तिशाली धनी देशों की संस्कृति, दुनिया के शक्तिशाली धनी एवं विकसित देशों की संस्कृति पूरे दुनिया की स्थानीय संस्कृति पर हावी होती जा रही है, पूरे दुनिया की स्थानीय संस्कृति पर हावी होती जा रही है। देखिए, आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा, आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा दुनिया के विकासशील तथा अल्प विकसित राष्ट्रों, दुनिया के विकासशील तथा अल्प विकसित राष्ट्रों के आर्थिक संसाधनों तथा बाजार तक पहुंच बनाने के क्रम में, आर्थिक संसाधनों, बाजार तक पहुंच बनाने के क्रम में उनकी संस्कृति, प्रथा, परंपरा, उनकी संस्कृति, प्रथा, परंपरा, जीवन शैली आदि को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीकों से, रहन सहन, जीवन शैली आदि को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीकों से प्रभावित, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीकों से प्रभावित करने हेतु विभिन्न सांस्कृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे, विभिन्न सांस्कृतिक उपायों, तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत विकसित देशों की संस्कृतियों, इसके अंतर्गत विकसित देशों की संस्कृतियों, मूल्यों, विचार, जीवन शैली आदि को दुनिया के अन्य देशों के ऊपर थोपने का कार्य किया जाता है, दुनिया के ऊपर, अन्य संस्कृतियों के ऊपर थोपने का कार्य किया जाता है। और इन सब के पीछे इनकी मंशा, और इन सब के पीछे इनकी मंशा, सोच अपने आर्थिक लाभ की होती है। जैसे मान लीजिए, अगर आपके यहां अपने प्रोडक्ट बेचना है, अपने खान पान के उत्पाद बेचना है, तो आपके खान पान, रहन सहन के तौर तरीकों को अगर नहीं बदलेंगे तो आप कैसे उनके पश्चिम के उत्पाद को खरीदेंगे? अगर पिज्जा बर्गर आपको बेचना है तो कहीं ना कहीं आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाएगा कि ये अमेरिकन जीवन शैली है, ये वेस्टर्न जीवन शैली है। तो हम भारतीय चूंकि औपनिवेशिक मानसिकता से रहे, गुलाम रहे, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति दोयम दर्जे की और दुनिया के अन्य देशों की संस्कृति अच्छी लगती है। तो अगर मान लीजिए मैकडोनाल्ड में खाना खाने के लिए आपको अधिक पे करना पड़ता है, KFC, सबवे, इन सब का कल्चर हमारे यहाँ क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे इनका एक बाजार तंत्र है। और अगर आपके खान पान, रहन सहन, सोच, जीवन शैली के तरीकों को नहीं बदला जाएगा तो आप इनके महंगे उत्पाद खरीदेंगे ही नहीं। तो ये आपकी संस्कृति में क्या कर रहे हैं? घुसपैठ कर रहे हैं। आपकी प्रथा, परंपरा, संस्कृति, मूल्य को कह रहे हैं बकवास है, परंपरागत है। और मॉडर्न वैल्यू क्या है कि आप KFC में बर्गर खाइए, पिज्जा खाइए, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल का पार्ट। यानी कहीं ना कहीं आपके बाजार पर इनकी एक सुनियोजित चाल है नियंत्रण करने की, और इसलिए वो क्या कर रहे हैं? अपनी संस्कृति से आपको प्रभावित कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारी संस्कृति सादा जीवन, उच्च विचार समझाती है, भौतिकता की निषेध की बात करती है, आध्यात्मिकता की बात करती है। और ये पश्चिम के देश जो है, ये व्यवसायी देश है, इनको अपना उत्पाद बेचना है। तो जब तक लोगों की मेंटालिटी को नहीं बदला जाएगा, आप ही सोचिए कि एक व्यक्ति जो कहे कि सादा जीवन, उच्च विचार, वो 1 लाख का आईफोन थोड़ी खरीदेगा, वो 50 लाख की गाड़ी में थोड़ी चलेगा, वो 1.5 लाख 1 लाख का टीवी थोड़ी खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति में, आपके रहन सहन, आपके तौर तरीके, फिल्म के जरिए, इंटरनेट के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए, वेब सीरीज के जरिए, इंटरनेट मीडिया के जरिए, ये आपकी संस्कृति में घुसपैठ करते हैं
और धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अमेरिकनाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इसी को कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का, है ना, भारतीय संस्कृति का एक प्रकार से अमेरिकनाइजेशन, अमेरिका की तरह, तभी हम उनके महंगे उत्पाद को खरीद पाएंगे। अगर हमारी सोच, हमारी मानसिकता, है ना, अगर परिवर्तित नहीं हुई तो हम महंगे प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? तो जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है, अपनी उत्पाद, अपनी संस्कृति के दम पर, आपके बाजार पर अपना नियंत्रण करते हैं। हर अमेरिकन फिल्म में आपको ऐसा कल्चर दिखाया जाएगा, खान पान का, रहन सहन का, ताकि हम भारतीय उससे की तरफ आकर्षित हों। अपनी संस्कृति को ये दुनिया के विभिन्न देशों में मीडिया के जरिए, फिल्म के जरिए, इंटरनेट के जरिए अपनी संस्कृति का प्रसार करते हैं, और हमारी संस्कृति के ऊपर कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति का आरोपण होता जा रहा है। आप देखिए हमारे युवा जैसे दुनिया के अन्य देशों में हो रहा है, उसी के अनुरूप अपने को ढाल रहे। तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद एक इनकी मंशा है, इनकी सोच है, ताकि हमारे बाजार पर ये नियंत्रण कर पाए। नव उपनिवेशवाद इसी का एक पार्ट है कि हम मानो इनके उपनिवेश की तरह ढलते जा रहे हैं, है ना। कहने को हम आजाद है, लेकिन हमारा बाजार, रहन सहन, खान पान, है ना, बिल्कुल सब कुछ बदल दिया गया है ना, और हम इनके एक तरह से उपनिवेश के रूप में है। सो कॉल्ड कहने को हम डेमोक्रेटिक देश है, आजाद है। सबसे समस्या क्या है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी संस्कृति, हमारी प्रथा परंपरा में कब सेंध लगाई गई, कब घुसपैठ कर दी गई है, कब हम अपने मूल्य प्रथा परंपरा से कटते चले जा रहे हैं। और सोचिए कि वैश्वीकरण के 3-4 दशकों में यह हाल है, आने वाले परवर्ती वर्षों में क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के ऊपर एक सुनियोजित हमला है, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत महान है, अत्यंत प्राचीन है, और यह सादगीपूर्ण है, आध्यात्मिकता की बात करती है। और वैसी स्थिति में अगर आध्यात्मिक संस्कृति होगी तो आप अधिक पैसा थोड़ी खर्च करेंगे। तो ये कल्चर अपनी कल्चर को आपके कल्चर पर इंपोज करते हैं, थोपते हैं अलग अलग तरीकों से, हमें पता ही नहीं चलता है जब हम फिल्म देख रहे होते हैं पश्चिमी। तो ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है ना। लिखिए नव उपनिवेशवाद, 1-2 लाइन। नव उपनिवेशवाद लिखिए, वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में लिखिए, नव उपनिवेशवाद, वैश्वीकरण के दौर में नव उपनिवेशवादी प्रवृत्ति का विस्तार होता जा रहा है। इसके अंतर्गत हम आजाद रहते हुए भी पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी उत्पाद, पश्चिमी विचार, इसके अंतर्गत हम आजाद रहते हुए भी पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी जीवन शैली, पश्चिमी उत्पाद आदि पर इतना अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी उत्पाद, पश्चिमी जीवन शैली आदि पर इतना अधिक निर्भर होते जा रहे हैं कि मानो हम पश्चिमी देशों की संस्कृतियों के प्रभाव में पूर्ण तरह जकड़ चुके हैं, जकड़ चुके हैं। यही स्थिति नव उपनिवेशवाद की वैश्वीकरण में कहलाती है। यही स्थिति नव उपनिवेशवाद में, वैश्वीकरण में नव उपनिवेशवाद की कहलाती है। यानी आप सोचिए कि हमारी संस्कृति, प्रथा, परंपरा, अब हम कहने को आजाद है, सब कुछ है, लेकिन हर जगह क्या है, इनका ही प्रभाव है। प्रभाव नहीं है, वो हमारी नीड बन गई, हमारी आदत बन गई। जैसे आप देखिए, बोलने के क्रम में आप अगर दिन भर में 50 अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल करते ही करते हैं, ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा इनकी संस्कृति का पार्ट है। खान पान, रहन सहन, कपड़े, परिधान, हर चीज में आपको इनकी छाप सिर्फ दिखाई नहीं पड़ती, वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का भाग है, और हम उसके बिना जीवन नहीं चला सकते। तो यही तो इन्होंने घुसपैठ स्टार्ट की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के तहत, और धीरे धीरे भारतीय आम जनमानस में यह इतना अधिक सुदृढ़ हो गई, प्रचलित हो गई कि मानो हम इनके गुलाम हो गए। अब देखो प्रश्न जो पूछ रहा है वो इसी गहराई में पूछ रहा है ना। सांस्कृतिक समांगीकरण से विविधता को चुनौती, क्या हमारी, तो क्या इससे हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी? तो इसका जब प्रभाव इतना पड़ रहा है तो क्या हमारी संस्कृति इससे पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी? कुछ तो हमने भी किया होगा। तो इसी के क्रम में सांस्कृतिक समांगीकरण के उलट में सांस्कृतिक सुदृढ़ता है, जो हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। जिसको आप कुछ पूछना है आप पूछिए, जिनको नहीं पूछना जाओ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से परमानेंट सही में कमेंट ऑफ करूंगा। फालतू ये महाबकवास, ये 10-20 बच्चे जो है ना, देखो शिक्षक है, कुछ गलत नहीं बोलना चाहते हैं, क्या पता मुख में कभी कुछ किसी को बुरा ना हो जाए, लेकिन अति हो तुम लोग भाई, हद हो। नहीं जानते हैं किस कॉलेज के हैं, क्या है, नहीं है, पूरी जीवन अपनी बात गाथा यहां बताने नहीं आए। हाँ, कॉलेज में इंग्लिश, हिंदी सब बोलते हैं। जिनको जेन्युइन सवाल है पूछो, जिनको कोई सवाल नहीं, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जरूरत है तो डालो केस, नहीं जरूरत है मत डालो। भौतिकवाद में सब कुछ शामिल है, उसी का एक पार्ट है उपभोक्तावाद। अब अनु देवी मुझे नहीं पता। हाँ, अभी नगरीय और ग्रामीण अभिवृद्धि पढ़ाया है क्या? आगे पढ़ेंगे तब समझोगे। प्रदीप जांगिड़, वेस्टर्न को अपनाना जरूरी नहीं है, आज के समय में अधिक प्रचलन है तो क्या कर सकते हैं। धारणा और मान्यता लगभग एक ही है। एनसीईआरटी 2 बार 3 बार पढ़ो जब तक क्लियर नहीं हो। उदार लोकतांत्रिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, इन सब की बात, डेमोक्रेसी में उदारता। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास मुझे नहीं पता है। हाँ, अरस्तु का कथन है, हरीशचंद्र यादव। हाँ यार, हम पढ़ाते हैं, PSIR नहीं पढ़ाते हैं हरमीत, हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाते हैं।
कल आगे पढ़कर आओ, वैश्वीकरण तो अभी शुरू ही हुआ है। कोमल, एनसीईआरटी पढ़ो, पीडब्ल्यू का नोट्स पढ़ो। जाति और जनजाति, जनजाति क्या है? अलग समूह ही है। जाति हिंदू सामाजिक व्यवस्था का पार्ट है। जनजातियां कौन है? जो मुख्य धारा के समाज से अलग थलग है। जब जनजाति पढ़ाऊंगा अभी वैश्वीकरण का प्रभाव, तो उस समय बताऊंगा। हाँ, नव उपनिवेशवाद का ही इफेक्ट है उपभोक्तावाद। आंसर दो, आंसर तो लिख नहीं पाओगे, ज्यादा कितना लिख पाओगे? 2 आंसर लिख लो, यही बहुत है। अभी पूरा दीपक परियार पूरा लेक्चर सुन लो, खुद आंसर मिल जाएगा, है ना। ग्लोबल रेडिएशन, ग्लोबल रेडिएशन क्या लिख रहे हो? कल समझोगे सोनाली मिश्रा की पश्चिमी संस्कृति हमारी संस्कृति को खराब कर देगी, उसका समाधान क्या? अभी आधा ही पढ़ाया है ना, कल इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। आलोचकों द्वारा हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ कमियां भी है साहिल, पूरी तरह सही नहीं। हम लोग का भी डेवलपमेंट हुआ दुनिया के कई देशों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इसी तरह कमेंट करते रहिए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई जेन्युइन सवाल है नहीं? किसी के और सवाल 1-2 मिनट पूछो फटाफट। गुड नाइट, जिनको सवाल नहीं है, थैंक यू वेरी मच। नादान बालक और पॉलिटी वाला ऐड जबरदस्ती कितनी बार लिखो? क्यों ऐड करोगे? जहां रिक्वायरमेंट है वहां ऐड करो। सोशल इशू में पॉलिटी क्यों लाओगे? और जहां बिना पढ़े यूपीएससी क्लियर, आसान तरीका है, फॉर्म ही ना भरो, है ना। और यूपीएससी लिखकर सादे पेज पर क्लियर लिख दो, हो जाएगा। फॉर्म नहीं भरो, सादे पेज पर बिना पढ़े उस पर लिख दो यूपीएससी, ऊपर में नीचे, है ना, बड़ा सा सुंदर। बिना पढ़े तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है। ये आपने कमरे के आगे, घर के आगे लगा देना। भैया धन्य हो।